इस ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है या जो इसकी डिस्टेंस है वो है r। इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगा दिया मैंने, मतलब r ये वैल्यू हो गई d, तो यहां हो गया d। d क्रॉस f को सॉल्व करोगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन है उसी तरह से रोटेशनल मोशन होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टॉर्क की। तो टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो उसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं ना, घर का गेट खोलते हैं, तो जब गेट खोलते हैं तो वो दरवाजा जो है एक हिंज के अबाउट घूमता है। मतलब अगर ये डोर है तो डोर जो है, जैसे कि ये हिंज लगे हुए हैं यहाँ पर और इन हिंज के अबाउट डोर है, डोर, तो ये डोर लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ इसका हैंडल है। तो इस हैंडल पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो ये जो दरवाजा है ये इस तरह से मोशन कर सकता है। मान लो अभी इसकी नई पोजीशन ये है ना, ये इसकी नई पोजीशन है। तो आप क्या कर रहे हो, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, है ना। ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। यहां एक डिस्टेंस मिल गया इसको r और यहां आप लगा रहे हो फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यहां पर फोर्स का कौन सा इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, फोर्स का कौन सा इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is known as torque or moment of force, moment of force। turning effect of force is known as torque or moment of force। यानी कि कुल मिलाकर एक आपको फोर्स चाहिए और एक आपको डिस्टेंस चाहिए जिससे कि आप टॉर्क निकाल सके। टॉर्क की जो वैल्यू है वो हालांकि आप लोगों को पता होगा, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं r क्रॉस f से। फिर भी मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूं टॉर्क को तो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मैंने एक एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस ले लिया मैंने z। इसी तरह से एक एक्सिस मैंने ये लिया, एक एक्सिस x y z और एक एक्सिस ये होता है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये एक्सिस हो गया z। तो मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, कौन सा प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने ऐसे, ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल है P, यहां पर कोई पार्टिकल है P और इस पार्टिकल की यहां से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर वो लिया मैंने r। पार्टिकल का इस ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है या जो इसकी डिस्टेंस है वो है r और ये जो पार्टिकल P है यहां से एंगल बना रहा है कितना, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगा दिया मैंने, जो फोर्स है वो मैंने कुछ इस तरह से लगाया, इस तरह से एक फोर्स लगा दिया ऐसे और ये फोर्स क्या है, F है। ये फोर्स क्या है, F है। तो अब ये जो फोर्स है इस पार्टिकल को क्या करेगा, घुमाएगा। कैसे घुमाएगा वो देखो, ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल को इस तरह से घुमाएगा। अगर आप फील कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो फोर्स है इस पार्टिकल P को इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मैंने सर्किल बनाया हुआ है उसके अलाउंग घुमाएगा, रोटेट कराएगा। तो ये क्या करा रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इसका फोर्स का, है ना। ये फोर्स का क्या आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसको घुमा रहा है। तो यहां पर जो टॉर्क आएगा इस पार्टिकल के ऊपर, उस टॉर्क को हम किससे लिखेंगे, r क्रॉस f। r क्रॉस f। इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, डायरेक्शन के लिए जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करा रहे हो उस एक्सिस से, और आप जो अपनी पाम है, अपनी हथेली, उसको आपने ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया और जिधर की साइड फोर्स है उस डायरेक्शन में इसको घुमा दिया। तो फोर्स ऐसे गया, तो ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं तो जो टॉर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वर्टिकली जेड डायरेक्शन में जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये आ गई के कैप में, जेड डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में आ गया, जेड डायरेक्शन में। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये बनेगा, क्योंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा साइन थीटा और नीटा कैप। नीटा कैप क्या शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को। फिलहाल इस केस में जो इसकी डायरेक्शन है वो कौन सी है, के कैप। हर केस में अलग अलग होगी। अब तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया आर एफ साइन थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया, आर एफ साइन थीटा।
अब इस फॉर्मूला को आगे चल के मैं अलग अलग तरीके से चेंज भी करूंगा, है ना, अलग अलग तरीके से मैं इसको शो भी करूंगा आपको। तो आर एफ साइन थीटा ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। तो टी मैक्स कितना होगा, आर एफ कब होगा, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। और ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब ये कितना हो जाए, टी मिनिमम, ये कितना होगा 0, और ये कब होगा, जब ये कितना हो जाए 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 हो जाए या 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब मैं इसको दूसरे तरीके से शो करता हूं आपको। इसी डायग्राम को मैं दूसरी तरीके से बना रहा हूं और 2 डायमेंशन में बना रहा हूं, केवल 2 डायमेंशन में बना रहा हूं। तो इसी डायग्राम को अगर मैं 2 डायमेंशन में बनाऊं तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ये डायग्राम ये बना दिया। यहां पर मैंने एक्सेस ले लिया y और ये एक्सेस ले लिया x, ठीक। अब मैंने ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐसे शो कर दिया, और यहां पर वो पॉइंट है p, ठीक है, यहां पर पॉइंट है p। अब ये जो है ये है पोजीशन वेक्टर r, ये है पोजीशन वेक्टर r, और ये फोर्स लग रहा है इस पर ऐसे, ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इस तरह से। अब ये फोर्स कोई परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है इससे, पर हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखो, मैंने क्या किया, यहां से पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसे इसको ऐसे एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और इस एक्सटेंडेड लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर, जो फोर्स की लाइन मैंने एक्सटेंड की इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर आ रहा होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर आया है इसको मैंने नाम दे दिया डी, है ना, इसको क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। अब ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने लिख दिया थीटा, इस एंगल को क्या लिख दिया मैंने, थीटा लिख दिया। क्लियर है यहां तक बात? जो मैं कर रहा हूं अभी तक बता दूं मेरे को जल्दी से, अभी तक जो भी मैं कर रहा हूं यहां पर, ये क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा, अब देखो, तो ये फोर्स यहां पर लग रहा है, तो इस लाइन पर कहीं भी, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी चले जाए तो फोर्स की वैल्यू यही रहेगी। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी चले जाओ तो फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, एफ ही रहेगी। फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, एफ ही रहेगी। तो अगर ये एक्सिस के अबाउट, यानी कि ये ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालता हूं तो ये क्या है, फोर्स, और ये डिस्टेंस जो डी है, सबसे पहले मैं इस डी डिस्टेंस को निकालना चाहता हूं। तो इस डी डिस्टेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने ट्राइंगल बाहर निकाला, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल, इसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट और इसको नाम दे दिया पी। तो ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल बन गया। तो ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है ए। तो यहां एंगल कितना है, थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर, और ये है डी। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आएगी, आर साइन थीटा, डी की वैल्यू कितनी आएगी, आर साइन थीटा। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टॉर्क का, कि टॉर्क को हम डिफाइन और एक तरह से करते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम टॉर्क को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, चलो मैं इसको हटा देता हूं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ। तो इस केस में आर जो है, आर मतलब आर, ये वैल्यू हो गई डी, तो यहां हो गया डी, और क्रॉस एफ, एफ ये वैल्यू हो गई क्रॉस एफ। तो जब ये डी क्रॉस एफ को सॉल्व करोगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां बनेगा डी एफ साइन 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, डी एफ। अब यहां पर लिखा हुआ है जो डी है उसकी वैल्यू है आर साइन थीटा, तो यहां से क्या बना, टी इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू एफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा। तो ये जो डी डिस्टेंस है यानी कि आर साइन थीटा है, ये फोर्स के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या ऐसा कह लो कि आर जो है वो फोर्स के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस फॉर्मूला को मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, फोर्स
इंटू, इंटू मतलब ये नॉर्मल वाला इंटू है, नॉर्मल, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और या इसको ऐसे लिख दो कि टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर फोर्स और इनटू डिस्टेंस, है ना भाई। कान को चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ा कहां नहीं जाएगा। हर केस में जो फॉर्मूला आने वाला है तुम्हारे पास, वो फॉर्मूला ये आएगा आर एफ साइन थीटा। बस यहां पर मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अलग अलग तरीके हमने इसके देख लिए। क्लियर है यहां तक। अब एक और तरीका निकाल लेते हैं इसको डिफाइन करने का। वो क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने और गए नेक्स्ट पेज पे, यहां पर रख दिया। ठीक है, देखो साहब, जिस तरह से इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते थे, इसी तरह से इस लाइन को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। और ये तो हमारे पास फोर्स है ही पहले से, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट जाएगा, ये कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जाएगा परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट कितना जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा जो इसका कंपोनेंट है, ये इसकी डायरेक्शन में है, तो ये रेडियल कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट। और ये जो है एफ साइन थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा है, ये एंगुलर कंपोनेंट है, एंगुलर कंपोनेंट। तो यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि एफ कॉस थीटा की वजह से इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि एफ कॉस थीटा और आर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना। तो टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा, यानी कि रेडियल कंपोनेंट वो कितना आएगा, 0। और टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा। तो अब यहां पर देखो फोर्स परपेंडिकुलर हो गया डिस्टेंस के, तो ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू आर, यानी कि वापस से वही बन गया आर एफ साइन थीटा। तो जो मैं आपको कह रहा था कि या तो परपेंडिकुलर फोर्स होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, कोई सा भी परपेंडिकुलर आ जाएगा, अंत में आना फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा ही है। तो फॉर्मूला तो हर केस में सेम आएगा, आप चाहे जैसे इसको बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको यह पता लगती है कि जो टॉर्क होता है वो हमेशा एंगुलर कंपोनेंट की वजह से होता है, वो रेडियल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यहां पर याद करने वाली चीज ये है कि टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू रेडियल कंपोनेंट इज 0, टॉर्क ड्यू टू रेडियल कंपोनेंट इज 0। ठीक है, इट इज ऑलवेज ड्यू टू एंगुलर कंपोनेंट, इट इज ऑलवेज ड्यू टू एंगुलर। नेक्स्ट उस पे आओ। अब मैं बात करूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सीधा सा मतलब है कि जो टॉर्क है, अच्छा टॉर्क को कई जगह टाउ भी लिखा देखोगे आप, कई जगह इसको आप टाउ भी लिखा देखोगे, टाउ। तो ये किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ। तो यदि आपको आर की जो वैल्यू है वो वेक्टर के फॉर्म में दी है, वेक्टर के फॉर्म में मतलब आपको ऐसा दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड एफ जो है उसकी वैल्यू आपको दी है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरह से आपको वैल्यू दी है। तो इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आपको क्या बना देना है, मैट्रिक्स बना देना है। तो ये क्या बनेगा, आई कैप, ये बनेगा जे कैप, ये बनेगा के कैप। तो यहां से बनेगा एक्स, ये वाई और ये जेड, ये बन जाएगा एफ एक्स, ये बन जाएगा एफ वाई और ये बन जाएगा एफ जेड। तो यहां से जब इस मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेट को सॉल्व करोगे, तो डिटर्मिनेट को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला आएगा आई, ये बनेगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई।
फिर ये बनेगा माइनस जे, ये बनेगा एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई, फिर बनेगा प्लस के, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एफ वाई, मैंने कुछ गलत लिखा, मैंने गलत लिख दिया, यहां जेड आएगा, ये एक्स एफ जेड और एफ एक्स जेड, ये बनेगा एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई। तो यहां टाउ एक्स की जो वैल्यू हो गई, टाउ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। यहां पर टाउ वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स एफ जेड और माइनस ऑफ एफ एक्स जेड। और इसी तरह से यहां टाउ जेड या टी जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स एफ वाई और माइनस एफ एक्स वाई। क्लियर है? जो हमने टॉर्क पढ़ा या जो टॉर्क समझा, ये था एक पार्टिकल के लिए ना। यहां पर जो हमने टॉर्क की वैल्यू देखी समझी, ये थी एक पार्टिकल के लिए। अब मैं बात करूंगा टॉर्क किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। हालांकि उसके पीछे डेरिवेशन है, डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है। तो मैं रिजिड बॉडी का टॉर्क लिखने वाला हूं, टॉर्क ड्यू टू या टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी ना, रिजिड बॉडी। तो उसके लिए जो टॉर्क है या जो टाउ है उसकी वैल्यू लिखी जाती है आई अल्फा। आई अल्फा, जहां आई जो है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेटिंग एक्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेटिंग एक्सेस, जो भी हमें मोमेंट ऑफ जो भी एक्सेस दिया जाएगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा जो होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जब मैं अल्फा की बात कर रहा हूं तो रोटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन, इसकी 3 इक्वेशन आप याद रखना। न्यूटन इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन, न्यूटन इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन, इसकी 3 इक्वेशन याद रखना। एक जो हम लिखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको रोटेशनल मोशन में लिखा जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी जो हम लिखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पर s की जगह आ जाएगा थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा जो हम लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है? अल्फा लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका लीनियर एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन होता है जो आप याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल्स टू होता है अल्फा आर। ये जो ए होता है ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन होता है ए इक्वल्स टू अल्फा आर। ठीक है, ए इक्वल्स टू अल्फा आर। तो हमने 2 केस में टॉर्क पढ़े, एक टॉर्क पढ़ा हमने रिजिड बॉडी पर और एक हमने जो टॉर्क पढ़ा वो किसके ऊपर पढ़ा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जब बात होगी तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फॉर पार्टिकल जो टॉर्क है वो लिखा जाएगा किससे, आर क्रॉस एफ से। और रिजिड बॉडी के लिए जो टॉर्क है या टाउ है वो लिखा जाएगा किससे, आई अल्फा से। ये आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? करूंगा एंगुलर मोमेंटम की। अब मैं बात करने वाला हूं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम शो करेंगे या तो जे से और इसको शो करेंगे एल से। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम एक शब्द होता है, लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से और वो होता है एम वी। तो लीनियर मोमेंटम हमें बताता है मेजर ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन ना।
ये क्या होता है, मीजर ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। किसी पार्टिकल की ट्रांसलेटरी मोशन को मीजर करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम। तो जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन है उसी तरह से रोटेशनल मोशन होती है। तो मीजर ऑफ रोटरी मोशन या मीजर ऑफ रोटेशनल मोशन, उसके लिए क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो इट इज द मीजर ऑफ टर्निंग मोशन और रोटरी मोशन, टर्निंग मोशन और रोटेशनल मोशन। इसको मैं कह रहा हूं कि हम डिफाइन करते हैं जे से या एल से, और मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, एक मिनट रुकना, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगा। एक मिनट रुकना। तो ये किसके बराबर होगा, एल, और एल किसके बराबर होगा, आर क्रॉस पी। वहां पर हमने लिखा था एल इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यहां लिख रहा हूं मैं एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सेम वही कहानी होगी जो हमने लास्ट केस में की थी, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं वापस से। तो यहां पर एक एक्सेस सिस्टम ले लिया मैंने वही, और यहां पर मैंने प्लेन ले लिया, इस तरह से प्लेन ले लिया, यहां पर वही पार्टिकल, और यहां पर अब फोर्स की जगह लगा दिया मैंने मोमेंटम, और ये डिस्टेंस हो गई आर, और यहां से एंगल बन रहा है थीटा। तो डायरेक्शन वैसे ही लेनी है जैसे वहां पर ली थी, वहां पर था आर क्रॉस एफ, यहां पर हो जाएगा आर क्रॉस पी। अब एक चीज और कि जो P है उसको आप क्या लिख सकते हो, mv। तो ये R क्रॉस mv ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, R क्रॉस mv, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। इसकी भी दो वैल्यू बनेगी, यानी कि इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा mvr साइन थीटा, ये भी क्या बन जाएगा, mvr साइन थीटा। और मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो उस केस में क्या वैल्यू दे देगा, mvr। ये कब है, जब थीटा कितना है 90 डिग्री। और मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब जीरो हो जाए, है ना। तो थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर है। वहां पर मैंने डिफाइन किया था कि जो टॉर्क है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको मैं लिख सकता हूं R इंटू पी परपेंडिकुलर, P इंटू आर परपेंडिकुलर और R इंटू पी परपेंडिकुलर, है ना। जिस तरह से वहां पर हमने लिखा था सेम कहानी यहां पर लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया है ये है पार्टिकल्स के लिए, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना हो रिजिड बॉडी के लिए, तो फॉर रिजिड बॉडी के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे आई ओमेगा से। यहां आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर अगर सिर्फ पार्टिकल की बात की जाए तो फॉर पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी, और रिजिड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। ये किसके लिए हो गया, रिजिड बॉडी। अच्छा, अब हम रिलेशन बनाते हैं टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन क्या बनाएंगे। अब मैंने लिखा एल की वैल्यू को लिख दिया मैंने एम वी आर या आर क्रॉस पी, ऐसा लिख दिया आर क्रॉस पी का मतलब क्या हो गया, एम वी आर। अब मैंने क्या इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया डीएल अपॉन डी टी, और ये पूरा डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी इस तरह से लिखा गया। तो अब यूवी मेथड से डिफरेंशिएट होगा। यूवी मेथड का मतलब है एक बार आर का करोगे पी को छोड़ोगे, और एक बार पी का करोगे और आर को छोड़ दोगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार आर का कर लेते हैं, पी को छोड़ देते हैं, तो ये क्रॉस पी हो गया, प्लस
एक बार कर लेते हैं, P का R को छोड़ देते हैं, तो ये हो गया R dP अपॉन dt, है ना। ये क्या हो गया, R dP अपॉन dt। R dP अपॉन dt हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ से, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि dP अपॉन dt किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। dP अपॉन dt किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, किसकी वैल्यू लिखी हुई है, फोर्स की। तो यहां से dl ओवर dt किसके बराबर हो गया, ये हो गया dr ओवर dt, dr ओवर dt क्रॉस p, और ये क्या हो गया, r क्रॉस f। ये क्या बन गया, r क्रॉस f। क्लियर है यहां तक। अब दूसरी चीज, यहां पर लिखा हुआ है r और यहां पर लिखा हुआ है p। p का मतलब क्या है, dr अपॉन dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, है ना। सिंस dr अपॉन dt जो है वो है वेलोसिटी, तो आपके पास जो dl अपॉन dt वैल्यू आ रही है वो क्या हो गई, v क्रॉस p प्लस r क्रॉस f। अब ये जो चीज है ये वाली, ये एक तरह से ऐसा लिखा हुआ है v और mv, तो a क्रॉस a क्या वैल्यू देता है, 0, तो v क्रॉस v क्या वैल्यू देगा, 0। तो इसका मतलब यहां से dl अपॉन dt ये किसके बराबर हो गया, r क्रॉस f। dl अपॉन dt किसके बराबर हो गया, r क्रॉस f, और r क्रॉस f जो है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क। तो वो किसके बराबर होता है, टॉर्क। तो मैं यहां से लिख सकता हूं t और टाउ इक्वल्स टू dl अपॉन dt। ये किसके बराबर हो गया, dl अपॉन dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। i.e. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। और एक मजे की चीज और दिखाऊंगा आपको, आपने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा है लीनियर मोशन के लिए, फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है टॉर्क। तो ये एक दूसरे के एनालॉगस है, ये काम आता है लीनियर मोशन के लिए, ये काम आता है एंगुलर मोशन के लिए। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ही है, पर ये किसके लिए है, रोटेशनल मोशन के लिए। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ही है, पर ये किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए। तो इट इज एनालॉगस टू न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर लीनियर मोशन। ये जो टाउ है, ये दो तरह के फोर्स से मिलकर बनता है। एक आता है टाउ एक्सटर्नल और एक आता है टाउ इंटरनल। पर जो इंटरनल टॉर्क है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ऑलवेज जीरो। तो जो टाउ है वो किसके बराबर बच जाता है, वो टाउ एक्सटर्नल के बराबर बच जाता है। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाता है टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू dl अपॉन dt। और जिस तरह से हम लीनियर मोमेंटम में पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम में हम इसको लिखते हैं f एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp अपॉन dt। हम ये कहते हैं कि यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो जीरो, और जीरो क्यों हुआ, a क्रॉस a क्या होता है, जीरो ही तो होता है। तो v क्रॉस m, v को क्या लिख सकते हो, m बाहर, v क्रॉस v क्या होगा, जीरो होगा। टाउ एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, dl अपॉन dt। तो यहां पर f एक्सटर्नल जीरो के बराबर हो गया, तो इसका मतलब यहां पर हमने लिखा था कि जो डेल्टा p dp अपॉन dt हो गया वो किसके बराबर हो गया, जीरो, और dp अपॉन dt जीरो हो गया, तो यहां से आ गया था p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो गया था। तो सिमिलरली इफ टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, यदि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क, देयर इज नो
एक्सटर्नल टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड मतलब एल आई इज इक्वल्स टू एल फाइनल। पहले का एंगुलर मोमेंटम बराबर बाद का एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? इफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ, कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ द प्रेजेंट रेडियस, हाफ द प्रेजेंट रेडियस, उसकी प्रेजेंट रेडियस को उसकी एक्चुअल रेडियस का आधा कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे, देन व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन, व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे, है ना। ये क्वेश्चन सीयूईटी पीजी 2023 में था, 2023 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। अब ये देखने से क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, कैसे भी नहीं पता लग रहा है ना। ये क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, कैसे भी पता नहीं लग रहा है। अब क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है लगातार, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो वहां से ये समझना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां पर अप्लाई होगा। यहां पर अर्थ जो है, अर्थ वो एक रिजिड बॉडी है। अगर अर्थ की बात करोगे तो अर्थ एक रिजिड बॉडी है, तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगाओगे? रिजिड बॉडी वाला लगाओगे। रिजिड बॉडी वाला मतलब आई इनिशियल ओमेगा आई इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। एमवीआर वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो पार्टिकल के लिए लगेगा। रिजिड बॉडी के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? आई ओमेगा वाला लगेगा। तो अर्थ एक रिजिड बॉडी है जो कि एक स्पेयर है। स्पेयर हम ऐसा मानते हैं कि इसकी शेप कैसी है? स्पेरिकल है। तो स्पेयर के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/t। तो यहां से क्या लिखोगे? इसको लिखोगे इनिशियल, तो 2/5 mr स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं है। इनिशियल टाइम पीरियड कितना है? 2π/t। टी की वैल्यू 24 आवर्स है पहले, तो उसको 24 आवर्स लिख देंगे अपन बाद में। ये आई लिख देता हूं मैं। आई एफ में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रेडियस जो है वो पहले की हाफ कर दी। रेडियस जो है वो पहले की हाफ कर दी, यानी कि इसको कर दिया r/2, और ये 2π/t फाइनल आपको निकालना है। तो क्या चेंज आएगा? देखो यहां कैंसिल होगा 2/5m से 2/5m, यहां बनेगा r²/4। ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 4/ti, 4/ti, और यहां रह जाएगा tf। तो इसको सॉल्व करोगे, उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा ti/4। और अभी जब r रेडियस है तो टाइम पीरियड दिन का कितना है? 24 घंटा। तो tf कितना हो जाएगा? 24 घंटा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो कितना घंटा आ जाएगा? 6 घंटा। यानी कि अगर अर्थ की रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है जो 24 घंटे का है वो 24 घंटे ना होकर 6 घंटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर, मोस्टली बच्चों का गलत हुआ था। बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत करके आए थे, बहुत सारे क्या 90% बच्चों ने गलत। ऐसा है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म रॉड है। इस यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है वो L है, और इस रॉड का मास है M। मास ऑफ द रॉड कितना है? M। ये एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है। इफ इंक्रीज देन व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी? विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है ना। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड जिसका जो मास है M है और लेंथ कितनी है? L है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इस पर
जो ओमेगा है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम को क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम एल आई इक्वल्स टू आई ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहां पर इनिशियल फाइनल का चक्कर तो है नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे घूमे जा रही है, तो इनिशियल फाइनल का चक्कर नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। क्या करा मैंने, पार्शियली डिफरेंशिएट। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास आई डी ओमेगा प्लस ओमेगा डी आई, और ये हो गया जीरो। आई डी ओमेगा और ओमेगा डी आई इक्वल्स टू जीरो, जिसको कि लिखा जा सकता है डी ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस डी आई अपॉन आई इक्वल्स टू जीरो। यहां तक क्लियर है क्या। अब एक रॉड के लिए, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एंड, अबाउट एन एंड, एक एंड के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3। एल लेंथ होती है, एम होता है मास, और एम एल स्क्वायर अपॉन 3। क्योंकि m बाई 3 कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको लिख रहा हूं के एल स्क्वायर। मैंने m बाई 3 को क्या मान लिया, k मान लिया, k मान लिया मैंने, माना, लेट, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, लेट कर लिया, लेट, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए लिख लिया। मेरे को वैल्यू चाहिए डी आई अपॉन आई की, तो डी आई अपॉन आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी आई। तो इसका डी आई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2l के डी एल, है ना। डी आई करोगे तो क्या बनेगा, 2l के डी एल। इस डी आई में आई से डिवाइड कर दो, डी आई में आई से डिवाइड कर दो, तो क्या बना 2l के डी एल, और ये क्या बन गया, के एल स्क्वायर, के एल स्क्वायर। तो के से के कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कट गया, तो ये बना 2dl अपॉन एल। क्लियर है। अब देखो ये जो डी आई अपॉन आई की वैल्यू है मैंने यहां रख दी, तो डी आई अपॉन आई की वैल्यू यहां रखी, तो मैंने ये बना डी ओमेगा अपॉन ओमेगा, और ये बन रहा है 2dl अपॉन एल इक्वल्स टू जीरो। यहां से बना डी ओमेगा ओवर ओमेगा माइनस 2dl ओवर एल। अब यहां से ध्यान से देखना, कोई रॉड है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, अगर उसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है तो टेम्परेचर की वजह से उसकी जो फाइनल लेंथ है वो हो गई एल नॉट एल। तो उसमें जो फॉर्मूला लिखा जाता है टेम्परेचर के साथ, वो क्या लिखा जाता है, अल्फा और डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में चेंज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा टी, एल नॉट एल्फा टी, और एल माइनस एल नॉट किसके बराबर हो गया, एल नॉट एल्फा टी। और एल माइनस एल को लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट जो है उसको लिखा जा सकता है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल नॉट एल्फा टी, मैं यहां लिख रहा हूं, और डेल्टा एल को आप लिख सकते हो डीएल। तो डीएल अपॉन एल नॉट यानी कि इनिशियल लेंथ, ये किसके बराबर हो गई, अल्फा टी के बराबर हो गई। ये किसके बराबर हो गई, अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो ये बना डी अपॉन डी ओमेगा अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है यहां तक। और अगर मेरे को डी ओमेगा, चेंज इन ओमेगा निकालना है, वो आ गया 2 अल्फा ओमेगा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि अल्फा इतना है, ओमेगा इतना है, टेम्परेचर में चेंज इतना हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। क्लियर है।